हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th की माइलस्टोन की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर रूलिंग द रूरल इंडिया का पार्ट 2 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 देख लीजिए ताकि चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट अस गो टू द वीडियो। ओके गाइस, तो चैप्टर के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से बंगाल के अंदर 1770 में एक बहुत ही भयानक अकाल पड़ा था, और जो ईईआईसी जो कंपनी थी वो क्या कर रही थी, जो पीजेंट्स थे, जो आर्टिजन थे, और जो भी प्रोडक्शन हो रहा था राज्य के अंदर, उस सारे सामान को वो बहुत ही चीप रेट्स पे खरीद रही थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, विलेजेस के अंदर क्या जो पीजेंट्स थे या फिर जो आर्टिजन्स थे उन्होंने क्या किया, माइग्रेट करना शुरू कर दिया। जब वो वहाँ से चले गए तो प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया, जिसके कारण सीधा लॉस किसको हुआ, कंपनी को। इसके बाद जो कंपनी है वो क्या सेटलमेंट करती है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या फिर अपने रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है परमानेंट सेटलमेंट। इन दीज सर्कमटेंसेज द EEIC लॉस्ट द स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम बंगाल। अब जो ये स्थितियां पैदा हुई थी, इन सिचुएशन में जो EEIC थी उसने क्या कर दिया, जो बिल्कुल सीधा फ्लो था इनकम का जो कि बंगाल से मिलता था, किसको, EIC को, वो क्या हो गया, खो गया था। मतलब अब वो उनको नहीं मिल रहा था कंपनी को। मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स नाउ बिगेन टू फील द नीड टू फॉर्मुलेट न्यू। अब यहाँ पे जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, जो अफसर वगैरह थे, अब उनको ये महसूस होना शुरू हो गया था कि उनको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मुलेट करना पड़ेगा नए, ओके, एग्रेरियन पॉलिसीज का। एग्रेरियन पॉलिसीज का मतलब है कृषि से रिलेटेड नीतियां बनाना, मतलब सुधार करना कृषि के अंदर किसी भी तरह का। तो जो अफसर थे अब उनको महसूस हुआ कि उनको कृषि के अंदर जो है फॉर्मुलेशन करने की ज़रूरत है, विच वुड इनकरेज कल्टीवेटर्स टू डेवलप कल्टीवेबल लैंड एंड इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो इससे क्या होगा, जब वो कृषि के क्षेत्र के अंदर सुधार करेंगे तो जो कल्टीवेटर्स है, मतलब जो कृषक हैं, जो कृषि करने वाले हैं, वो क्या करेंगे, उनको थोड़ा उत्साह मिलेगा, वो उत्साहित होंगे कृषि करने के लिए, और इससे जो कृषि के योग्य जो भूमि है वो क्या होगी, डेवलप होगी, और दूसरा जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। आफ्टर डिबेटिंग ऑन दिस इश्यू फॉर नियरली 2 decades, द कंपनी फाइनली केम अप विद अ न्यू रिवेन्यू सिस्टम इन 1793। अब यहाँ पे कम से कम 2 दशकों के बाद जो है यहाँ पे इश्यू चलते रहे, डिबेट होती रही इस टॉपिक के ऊपर। कंपनी ने आखिरकार क्या किया, एक जो है न्यू रिवेन्यू सिस्टम उन्होंने 1793 में क्या किया, शुरू किया। दिस सिस्टम नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट, और इस सिस्टम को क्या बोला गया, परमानेंट सेटलमेंट बोला गया, जो कि हमारे टॉपिक का भी नाम है। वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस, और ये किसके द्वारा इंट्रोडक्शन इसका दिया गया था, उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे, कौन, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। अंडर दिस सिस्टम, अब इस सिस्टम के अनुसार ये जो प्रणाली उन्होंने लागू की थी, उसके अंदर क्या था, द राजाज एंड द तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स एंड वर मेड द हेरिडेटरी ओनर्स ऑफ लैंड। जो राजा थे और जो तालुकदार थे उनको क्या बना दिया, जमींदार्स के रूप, उनको जमींदार बना दिया गया, मतलब कि वो अब उस लैंड के, उस धरती के क्या हैं, ओनर हो गए हैं, मालिक बना दिया गया राजाओं को और तालुकदारों को। दे एक्टेड एज द एजेंट्स ऑफ द कंपनी एंड कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स। अब वो किस रूप में काम करते थे, वो कंपनी के एजेंट के रूप में काम करते थे, कि क्या है, वो कंपनी के एजेंट हैं, और पीजेंट्स जो किसान हैं उनसे क्या इकट्ठा करेंगे, रेंट इकट्ठा करेंगे, किराया जो है इकट्ठा करेंगे। हु टाइल्ड द लैंड, जो कि उस लैंड के ऊपर काम करते थे। अब a part of rent thus collected was paid to the company as revenue and the rest could be retained by the जमींदार्स as their own profit। अब यहाँ पे जो रेंट जो है जमींदारों के द्वारा, तालुकदारों के द्वारा पीजेंट्स से इकट्ठा किया जाता था, उसका कुछ भाग जो है राजा और जो तालुकदार है वो क्या करेंगे, कंपनी को दे देंगे, और बाकी जो बचेगा उसको क्या करेंगे, वो प्रॉफिट के रूप में खुद के पास रख लेंगे। हाउ एवर इफ अ जमींदार फेल टू पे द रिवेन्यू ऑन द सेट डेट, हिज जमींदारी राइट्स वर टेकन अवे बाय द कंपनी एंड सोल्ड ऑफ एट पब्लिक ऑक्शंस। अब एक और चीज यहाँ पे क्या थी, अगर
कोई भी जमींदार फेल हो जाता रिवेन्यू को पे करने में, मतलब जो रेंट वो वहां से इकट्ठा करेंगे पीजेंट्स से, अगर वो उसको पे करने में जो फिक्स उनको पे करना होता था वो अगर वो पे नहीं कर पाते थे तो क्या होता था, जो उसकी जमींदारी के जो राइट्स होते थे उनको छीन लिया जाता था, और दूसरा वो क्या कर दिया जाता, पब्लिक ऑक्शन पे उसको बेच दिया जाता था, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को वो अधिकार दे देना या फिर वो लैंड का मालिक बना देना। तो इस तरह से कंपनी ने कुछ रूल जो है लागू किए थे। As the name of this system suggests, the revenue to be paid by जमींदार्स was fixed permanently. अब यहाँ पे ये जो रिवेन्यू ये जो सिस्टम था ये क्या सजेस्ट करता था कि जो रिवेन्यू है और जो जमींदारों के द्वारा जो पे की जाएगी वो क्या है, वो फिक्स्ड है परमानेंटली, मतलब स्थायी रूप से उसको फिक्स कर दिया गया कि वो ना तो वो घटेगी ना वो बढ़ेगी, वो हमेशा स्थायी रहेगी, एक जैसी रहेगी। जो जमींदार हैं उनको सिर्फ एक ही जो है रिवेन्यू का जो रेट है वो उनको पे करना है। दिस मीनर दैट द अमाउंट ऑफ द रिवेन्यू टू बी पे टू द कंपनी कुड नॉट बी चेंज इन फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि जो भी अमाउंट जमींदार को कंपनी को देना होता है वो फ्यूचर में कभी भी चेंज नहीं हो सकता। द कंपनी फेल्ट दैट बाय फिक्सिंग द रिवेन्यू परमानेंटली इट वुड गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ रिवेन्यू ईच ईयर इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रॉप फेलर्स। अब यहाँ पे इसका मतलब था कंपनी को महसूस हुआ दैट बाय फिक्सिंग कि आय को फिक्स करने से परमानेंटली उसको क्या फिक्स कर देने से क्या होगा, इट वुड गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ रिवेन्यू ईच ईयर। उनको प्रत्येक साल एक ही अमाउंट मिलेगा, चाहे फसल बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, लेकिन कंपनी को तो वो रेट मिलना है। अब जमींदार कहाँ से भी उसको वो ला के दे। बाई चांस ऐसा होता है कि पीजेंट्स जो हैं वो पे नहीं कर पाते हैं तो जमींदार की तो मजबूरी है कि उसको तो कंपनी को पे करना ही है। इसीलिए कंपनी ने क्या महसूस किया, अगर वो फिक्स कर देगी परमानेंटली अपने अमाउंट को, रिवेन्यू के अमाउंट को, तो क्या होगा, हर साल उसको सेम मिलेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं उठानी अब कि कम मिल रहा है ज़्यादा मिल रहा है, नहीं, उसको तो सेम मिलेगा हर साल। ऐसा कंपनी ने सोचा। इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रॉप फेलर्स इट ऑल्सो अज्यूम्ड दैट विद नो इंक्रीज इन रिवेन्यू एवर द जमींदार्स वुड अर्न इंक्रीज प्रॉफिट ईच ईयर which they would invest back in land, thus increasing the agricultural output। और दूसरा कंपनी ने क्या सोचा, कंपनी ने सोचा कि जितना भी रिवेन्यू जो है जमींदार के पास बचेगा, जितना भी प्रॉफिट वो कमाएंगे वो क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को दोबारा क्या करेंगे, जमीन के अंदर लगा देंगे, जमीन को इम्प्रूव करने के लिए। इससे क्या होगा, जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है या फिर जो कृषि के द्वारा जो उत्पादन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जो है भूमि का सुधार भी हो जाएगा, और कंपनी को उनका पैसा भी मिलता रहेगा, उनका जो रिवेन्यू है या फिर उनकी जो आय है वो भी आती रहेगी। However, these assumptions of the company proved wrong। लेकिन जितनी भी ये मान्यताएं थी कंपनी की या फिर ये जो assumptions उन्होंने सोची थी कि ऐसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जितनी भी ये assumptions थी ये क्या हो गई, गलत साबित हो गई। The जमींदार्स did not invest their profit in improving the quality of land। जो जमींदार थे उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, कोई निवेश नहीं किया उन्होंने किसमें, लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। इनफैक्ट मैनी ऑफ देम फेल्ड टू पे द रिवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड एट हाई रेट्स। यहाँ तक कि इनमें से तो बहुत सारे तो ऐसे थे जो फिक्स रेट उनको पे करना होता था कंपनी को, वो भी पे नहीं कर पाए क्योंकि जो रेट्स थे वो बहुत हाई थे, हाई रेट्स के कारण, एंड लॉस्ट दिए जमींदारी, और उन्होंने अपनी जमींदारी को क्या कर दिया, खो दिया। नियरली 1/3 जमींदारीज वर सोल्ड ऑफ विद इन द फर्स्ट 3 डिकेड्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट के दौरान शुरू के जो 3 दशक थे तो क्या हुआ था, कम से कम 1/3 जो जमींदार थे उनका जो है अधिकार जो है वो क्या हो गए थे, सोल्ड ऑफ हो गए थे, मतलब बेच दिए गए थे या फिर उनकी नीलामी कर दी गई थी। In the early 19th century, the economy of Bengal began to improve। लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में क्या हुआ था, जो इकोनॉमी थी बंगाल की वो इम्प्रूव होना शुरू हो गई। कल्टीवेशन स्टार्टेड एक्सपेंडिंग स्लोली, और जो कल्टीवेशन था, जो एग्रीकल्चर थी वो धीरे धीरे जो है एक्सपेंड होना शुरू हो गई, धीरे धीरे, देयर बाय पुशिंग अप द प्राइसेस ऑफ द गुड्स इन मार्केट्स।
The income of जमींदार्स increased as they could now sell off the crops at increased market rates. इससे क्या हुआ, जब धीरे धीरे जो कल्टीवेशन है वो एक्सपेंड होना शुरू हो गई और जो वस्तुओं के जो प्राइसेस थे वो भी अच्छे बिकने लगे मार्केट्स के अंदर, तो जो जमींदार थे उनकी जो इनकम थी वो इंक्रीज हो गई और जो है अब वे क्या कर सकते थे, क्रॉप्स को मार्केट रेट्स पे उनका जो बेचते थे वो बढ़ गया था. However, the company could not raise its profit as the revenue was fixed. अब 19वीं शताब्दी के शुरू में क्या हुआ कि धीरे धीरे एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ थी वो इम्प्रूव होना शुरू हो गई, प्रोडक्शन बढ़ गया और मार्केट के अंदर वस्तुओं के रेट बढ़ गए, तो इससे जमींदारों का प्रॉफिट बढ़ गया. लेकिन जो कंपनी थी और जो उसने अमाउंट जो रिवेन्यू का फिक्स किया था वो तो फिक्स ही था, वो तो चेंज होना ही नहीं था. कंपनी ने तो ये जो चीज़ है ये प्रणाली लागू की थी कि उन्होंने एक फिक्स जो है रिवेन्यू का अमाउंट कर दिया था, जिसकी वजह से किसी भी साल, आने वाले किसी भी साल में या फिर फ्यूचर में जो कंपनी है उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं करेगी. अब यहाँ पे जमींदार्स के प्रॉफिट तो बढ़ रहे थे लेकिन कंपनी को तो सेम चीज़ मिल रही थी, सेम पैसा मिल रहा था. स्टिल जमींदार्स डिड नॉट टेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव द लैंड. लेकिन फिर भी क्या था, जमींदारों को अच्छा प्रॉफिट तो हो रहा था लेकिन फिर भी वो लैंड की धरती जो थी, जमीन जो थी, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई काम नहीं कर रहे थे, कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे. As they were interested only in collecting rent from the peasants without making any investment. वो कोई इन्वेस्टमेंट करे बिना ही क्या चाहते थे कि जो पीजेंट्स हैं उनसे वो जो है इंटरेस्ट, जो कर वगैरह है, जो रेंट है, उसको क्या करें, इकट्ठा करें. The peasants also fed the brunt of the new system. They were forced by जमींदार्स to pay high rent for the land they cultivated. लेकिन जो यहाँ पे peasants थे, जो किसान थे, वो न्यू सिस्टम से क्या थे, परेशान हो गए थे. क्यों? क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था जमींदार के द्वारा कि वो हाई रेंट क्या करें, पे करें. जो धरती के ऊपर जो कल्टीवेशन करते हैं, वो कृषि करते हैं, उस धरती के लिए जो रेंट है वो क्या करें, पे करें. इसके लिए उनको फोर्स किया जाता था. They often did not have the money to pay the rent. कई बार उनके पास पैसे ही नहीं होते थे रेंट को पे करने के लिए, एंड हैड टू टेक लोन्स फ्रॉम द मनी लेंडर. और उनको क्या करना पड़ता था, जो मनी लेंडर होते हैं, मनी लेंडर का मतलब साहूकार वगैरह के पास उनको पैसे लेने के लिए जाना पड़ता था. अब वो क्या करते थे, लोन लेने जाते थे मनी लेंडर के पास. क्या करने के लिए, अपनी धरती जिसके ऊपर वो कल्टीवेशन कर रहे हैं उसका रेंट पे करने के लिए. इन केस दे कुड नॉट पे द रेंट, दे वर थ्रोन आउट ऑफ द लैंड एंड दे हैड कल्टीवेटिंग सीन्स एजेस. अगर वो इस रेंट को पे नहीं कर पाते तो इतने सालों से जिस धरती के ऊपर वो काम कर रहे थे उसके ऊपर से उनको उखाड़ फेंका जाता था. After all, the permanent settlement had taken away the rights of ownership and reduced their status as the rent-paying tenants. अब यहाँ पे जो परमानेंट जो सेटलमेंट थी वो उनके सारे अधिकार छीन लेती थी, उनके ओनरशिप के अधिकार को छीन लेती थी और उनके क्या कर देती थी, उनको सिर्फ क्या बना देती थी, रेंट पेइंग टीनेंट्स उनको बना देती थी कि वो सिर्फ रेंट पे करने वाले लोग हैं. By now we know that the permanent settlement system faced challenges on several grounds, including its failure to provide the company with regular income. अब हमने देखा कि जो परमानेंट सेटल थी वो बिल्कुल फेल हो गई थी. क्यों? क्योंकि ना तो जमींदार जो है टाइम पे कोई पेमेंट कर पा रहे थे, ना ही किसान जो है पेमेंट कर पा रहे थे, क्योंकि उनको भी जमींदारों मनी लेंडर्स के पास जाके जो है पैसा लेना पड़ता था, लोन्स लेने पड़ते थे, फिर उसके बाद वो लोन वो पे नहीं कर पाते थे. इस तरह से जो वो जाल में जो फंसते ही जाते थे. द EAIC कुड नॉट स्टेप अप इट्स इनकम इवन अंडर फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस बिकॉज द रिवेन्यू वर फिक्स्ड. लेकिन जो कंपनी थी, जो फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन होने के बावजूद भी वो क्या कर नहीं कर सकती थी, रिवेन्यू के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकती थी क्योंकि वो तो फिक्स थी. एंड हैंस कुड नॉट बी इंक्रीज्ड, और ना ही वो उसको बढ़ा सकती थी. बाय द अर्ली 19th century, the EEIC officials felt the need to replace the permanent settlement system with an improvised system that will help the company raise enough money to fund its administrative and trading expense in इंडिया. अब कंपनी को महसूस हुआ कि जो उन्होंने जो परमानेंट सेटलमेंट का जो सिस्टम लागू किया था उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है. इससे क्या होगा, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव और जो ट्रेडिंग एक्सपेंस क्या होगा इंडिया के अंदर जो है फैलेगा, या फिर यूँ लगा लीजिए उनकी
उनको जो इनकम जो रिवेन्यू उनको आ रही थी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होगी अगर वो इस सिस्टम को चेंज कर देते हैं, फिर रिप्लेस कर देते हैं। परमानेंट सेटलमेंट को रिप्लेस कर दिया किसकी जगह, महालवारी सेटलमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे जो परमानेंट सेटल थी वो चेंज हो गई और क्या हो गई, महालवारी सेटलमेंट, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। In 1822, a new revenue system known as the Mahalwari settlement was introduced in the northwestern province of Bengal Presidency. A major part of the area is in the present day उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि 1822 के अंदर एक नया जो है रिवेन्यू सिस्टम लागू किया गया, जिसको हम महालवारी सिस्टम के सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पे इसको लागू किया गया, नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस है, बंगाल का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जो कि अ मेजर पार्ट ऑफ दिस एरिया इज द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, और इस एरिया का जो मेजर पार्ट था जिसको अभी हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं के अंदर है। द वर्ड महालवारी इज डिराइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड महाल। अब ये जो महालवारी जो शब्द है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, हिंदी के एक शब्द महाल से, विच लिटरली मीन्स अ बिग हाउस और अ डिस्ट्रिक्ट, जिसका मतलब होता है एक बड़ा घर या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट या फिर कोई जिला। हाउ एवर फॉर रिवेन्यू पर्पजेज द टर्म वॉज यूज बाय ब्रिटिश फॉर अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस फ्रॉम विच रिवेन्यू वॉज कोलेक्टेड। लेकिन यहाँ पे जो टर्म थी महाल, ये रिवेन्यू पर्पज के लिए यूज़ की गई, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किसके रूप में, कोई गांव या फिर कोई ग्रुप ऑफ विलेजेस या फिर गांव, कोई एक गांव या फिर गांव के समूह के लिए इस वर्ड को यूज़ किया गया, जहां से ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, रिवेन्यू कोलेक्ट करेगी। दिस सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाई हार्ड मैकेनाइज, और ये जो सिस्टम था ये किसके द्वारा जो है लागू किया गया था, तो हॉल्ट मैकेनाइज के द्वारा, हु रिकॉग्नाइज दैट विलेजेस वर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन सोसाइटी, जिसको पता था कि जो नॉर्थ इंडियन जो सोसाइटी है उसके अंदर जो गांव है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। एंड देयर फॉर शुड बी प्रजर्व, और इसीलिए उनको क्या करना चाहिए, प्रजर्व किया जाना चाहिए। अंडर दिस गाइडेंस द कलेक्टर्स स्टडी द लैंड ऑफ द विलेजेस इन दियर डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे जो कलेक्टर्स थे, लैंड ऑफ ऑल विलेजेस इन दियर डिस्ट्रिक्ट, उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है विलेजेस को क्या करते थे, वो इंक्लूड करते थे कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे गांव आ जाते थे। दे मेजर्ड एंड फाउंड आउट द एस्टिमेटेड रिवेन्यू ऑफ ईच फील्ड within a village. Then the estimated revenue of total village fields was added up to figure out the revenue that each village had to pay. अब क्या किया जाता था, जैसे कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में कुछ गांव दे दी जाते थे, फिर सभी गांवों से रिवेन्यू को इकट्ठा किया जाता था, फिर उसको ऐड कर दिया जाता था। जितना भी रिवेन्यू प्रत्येक गांव से कोलेक्ट किया जाता था उसको क्या किया जाता था, बाद में ऐड किया जाता था। द रिवेन्यू रेट्स वर रिवाइज्ड आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, और फिक्स्ड इंटरवल होते थे टाइम के, जिसके बाद जो है रिवेन्यू रेट्स को क्या किया जाता था, रिवाइज्ड कर दिया जाता था, मतलब या तो उनको बढ़ा दिया जाता था, घटा दिया जाता था, फिक्स्ड टाइम के इंटरवल के अनुसार उसको चेंज भी किया जाता था। द विलेज हेडमैन वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द रिवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी। गाँव का जो हेडमैन होता था, जो मुखिया होता था, उसको सौंपी जाती थी क्या, जिम्मेदारी किसकी, रिवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, और फिर इसको किसको पे करना होता था, हेडमैन को, कंपनी को पे करना होता था। द रिवेन्यू रेट्स कंटिन्यू टू बी हाई अंडर दिस सिस्टम, और इस सिस्टम के दौरान भी क्या हुआ, जो रिवेन्यू रेट्स थे वो क्या हो रहे थे, लगातार हाई हो रहे थे, बढ़ रहे थे। द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स रिमेन पिटिएबल, और किसानों की जो स्थिति थी अभी भी क्या थी, बहुत ही दयनीय थी। हु वर नाउ एक्सप्लॉइटेड बाय द विलेज हेडमैन, अब उनका शोषण किसके द्वारा किया जाता था, विलेज के हेडमैन के द्वारा, गांव के मुखिया के द्वारा अब उनका क्या शोषण किया जाने लगा।